गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, जो इतिहास का जो क्लास चल रहा है उसमें हम लोग प्राचीन भारत को ऑलमोस्ट कंप्लीट करने के करीब में आ चुके हैं लोग। ये आज का वीडियो जो है, अगर इसको अगर कंप्लीट कर लिया जाएगा तो समझो कि ये जो है इतिहास से प्राचीन इतिहास जो है कंप्लीट हो जाएगा। कल के वीडियो में हम लोग मध्यकालीन कोशिश किया जाएगा कि ये कंप्लीट हो जाए और मध्यकालीन को जल्दी से जल्दी शुरू कर दिया जाए। ठीक है, तो प्राचीन भारत के बारे में ये जो लास्ट जो वीडियो बनाया जा रहा है, इसमें जो जितने भी ये वंश वगैरह लिखा है इसको हम लोग डिटेल समझ लेंगे। आज की वीडियो में इसको निपटा लिया जाएगा, कोशिश किया जाएगा निपटाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश, चौहान वंश, प्रतिहार और सेन वंश के बारे में। छोटा छोटा है, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। इसको छोटे छोटे मैं खुद ही इसको एकदम शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीका से समझ आ सके। ठीक है, कहीं से भी पढ़े, लेकिन पढ़ना बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आपको 15 मिनट 20 मिनट टाइम निकाल कर अगर ये छोटा सा वीडियो अभी नहीं देख सकते, या मेरा हो या किसी का भी हो, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मेरा भी वीडियो आपको बेहतर लग रहा हो, समझ आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और जितने भी पुराने बच्चे हैं या जो बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बस शेयर करें ताकि बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ सके और हम लोग के बेहतर क्लासरूम बनाया जा सके। ठीक है, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूं आलमगीर आलम, आप क्या देख रहे हैं? अपना ही चैनल आलम स्टडी सेंटर 08। देखो, ये दक्षिण भारत का जो प्राचीन भारत में आ जाएगा, दक्षिण भारत का जो राजवंश है उसको ऑलमोस्ट हम लोग खत्म करने के करीब में आ चुके हैं। ठीक है, इसको हम लोग खत्म कर लिया जाएगा। पहला जो है राष्ट्रकूट वंश, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, सबको एकदम छोटे छोटे करके मैं खुद ही छोटा करके बनाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं समझाया जा सका। ठीक है, आज हम लोग राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे लोग। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक देखेंगे तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक यानी संस्थापना करने वाला कौन था? दंती दुर्ग नाम था। दंती दुर्ग ने क्या किया? राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया। उसके बाद आएंगे तो कृष्ण प्रथम है। कृष्ण प्रथम जो है कौशे कृष्ण प्रथम जो है कैलाश मंदिर का निर्माण करवाते हैं। याद रखना, कृष्ण प्रथम जो है किस मंदिर का निर्माण करा रहे हैं? कैलाश मंदिर। वो कैलाश मंदिर जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये कैलाश पर्वत पर नहीं। ठीक है, महाराष्ट्र के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, अब आएगा ध्रुव। ध्रुव कौन है? ध्रुव जो है त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लेता है। कौन युद्ध में भाग लेता है? त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लेता है। अब ये त्रिपक्षीय युद्ध है क्या? बहुत सारे बच्चे जानते होंगे त्रिपक्षीय युद्ध, लेकिन जो नहीं जानते हैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ा ही मजा आएगा सुनने में। अभी थोड़ा सा और आगे आ जाने दो, उसके बाद बताएंगे। ठीक है, तो उसको धैर्य रखो, घबराने की जरूरत नहीं है, लास्ट तक बने रहो, एकदम बताएंगे। तो ध्रुव जो है क्या कर रहा है? त्रिपक्षीय युद्ध में भाग ले रहा है। ध्रुव है कौन? यही जो क्या बोलते हैं राष्ट्रकूट वंश का अगला शासक है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष जो है अगला शासक जो है, ये इसने एक बुक लिखा, उस बुक का नाम था कवि राजमार्ग। यहाँ पर लिखा होगा कवि राजमार्ग। ठीक है, ये बुक लिखता है। ये जो है जैन धर्म को भी अपना लेता है। जैन धर्म को क्यों अपनाता है? एक जिनसेन नामक जो जैन अनुयायी थे, अनुयायी मतलब क्या होता है? जैन प्रचारक। तो जैन प्रचारक एक नाम था उनका, क्या नाम था? जिनसेन। उनसे काफी प्रभावित हुआ। कौन प्रभावित हुआ? ये अमोघ वर्ष उनसे काफी प्रभावित होकर क्या किया? जैन धर्म को अपना लिया। समझे ना? और ये कौन सा बुक लिख रहा है? कवि राजमार्ग नामक बुक लिख रहा है। और इनके एक दरबार में 3 विद्वान रहते थे। उस विद्वान का नाम तो बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो। पण्य पुण्य रण, ये 3 नाम याद रखना। पण्य पुण्य रण जो कौन है? 3 महान विद्वान व्यक्ति हैं जो दक्षिण भारत के कन्नड़ क्षेत्र के हैं। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देता है, दक्षिण भारत के 3 विद्वान निम्न में से कौन है? एक ऑप्शन लिखा रहेगा पण्य पुण्य रण। याद रखना, पण्य पुण्य रण जो है कन्नड़ भाषी बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे जो किसके दरबार में थे? अमोघ वर्ष के दरबार में थे। समझे? अब इंद्र तृतीय के बारे में पढ़ना है। इंद्र तृतीय जो है, ऐसे भी इंद्र जो है, इंद्र देवता किस चीज के देवता है? वर्षा के देवता है। इंद्र देवता वर्षा के देवता, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लो। इंद्र जो देवता है किसके देवता है? वर्षा के देवता है। और वर्षा जो हम लोग आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि मानसून आ गया। अल मसूदी कौन है? बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आ गया होगा। अल मसूदी जो है मानसून का खोज करता है, यानी मानसून का खोज करता कौन है? अल मसूदी। और यही अल मसूदी जो है इंद्र तृतीय के दरबार में आता है। यानी क्वेश्चन पूछेगा अल मसूदी किसके दरबार में आया था? तो इंद्र तृतीय के दरबार में आया था। इसी ने मानसून की खोज किया। सब नाम एक दूसरे से मिल गए कि नहीं? इंद्र तृतीय वर्षा के देवता, वर्षा को मानसून बोला जाता है, और मानसून के खोज करता अल मसूदी। ये सब एक ही दरबार में थे। ठीक है, समझिए। अब अंतिम जो राजा है, अंतिम राजा कौन है? कर्ण द्वितीय। क्यों पढ़ना है? कर्ण को कर्म याद कर लो, यानी कर्म है लेकिन इनका कोई काम नहीं था, मतलब बेकार थे, बिना कर्म के थे। अंतिम राजा राष्ट्रकूट वंश का कर्म द्वितीय को हरा देता है। कौन? तैलप हरा देता है। तैलप है कौन? ये पिछले क्लास में बता चुका हूँ। कल्याणी चालुक्य का संस्थापक है तैलप। कल्याणी चालुक्य क्या है? ये देखो, ये सारी चीजें अगर बच्चे पूछ रहे हैं ये क्या है,
ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इतिहास को कहानी की तरह समझो सॉरी, शुरू से देखते आओ तो बेहतर तरीका से समझ आएगा। अगर बीच बीच में देखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप शुरू से देखते आइए, बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा। अगर पहले से पढ़े होंगे तभी समझ जाएंगे, और नए नए बच्चे जो देखते हैं ना वो उनको नहीं समझ आ पाता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो लास्ट तक बने रहो, वो उनको भी समझ आ जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो तैलब कौन है, पिछले क्लास में बताया था कि चालुक्य जो वंश है 3 बार आया, एक वातापी चालुक्य, एक कल्याणी चालुक्य और तीसरा बेंगी चालुक्य। मतलब आता था, डाउन हो जाता था, मतलब राजा उनके खत्म हो जाते थे, फिर भी धीरे धीरे उनके जो पूर्वज, मतलब उनके जो वंशज बचे रहते थे, धीरे धीरे फिर उनका उदय होता था, फिर वो प्रभावशाली हो जाते थे, फिर से अपना राजवंश शुरू कर देते थे। उसी तरह तैलब जो था ये कल्याणी चालुक्य का संस्थापक था। समझे, ये हरा जाता है किसको, कर्ण द्वितीय को हरा के। यानी कि कहा जा सकता है कि वातापी चालुक्य के बाद राष्ट्रकूट वंश बीच में आ गया। अब राष्ट्रकूट वंश को फिर खत्म होने के बाद फिर से कल्याणी चालुक्य आ गया। समझ सॉरी। उसके बाद आ रहा है पाल वंश। राष्ट्रकूट वंश पढ़ ली, अब पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे। पाल वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है गोपाल। पाल वंश का संस्थापक क्या है, उसका नाम क्या है, गोपाल है, ठीक है। अब ये जो अपनी गोपाल जो है, ये इनका जो क्षेत्र था, पाल वंश का जो क्षेत्र था, पश्चिम बंगाल के तरफ में क्षेत्र था। पश्चिम बंगाल नहीं, बंगाल ही था पहले, पूरा बंगाल ही था, ठीक है। ये थोड़ी था कि बांग्लादेश अलग हुआ था। बंगाल क्षेत्र में किसका शासन था, पाल वंशों का शासन था, पाल शासकों का शासक था। और ये अपनी राजधानी बनाए हुए थे मुंगेर में, याद रखना मुंगेर, वही बिहार के क्षेत्र मुंगेर में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, गोपाल ने बनवाया था, याद रखना, गोपाल ने बनवाया था उदंतपुरी विश्वविद्यालय। और ये उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है, बिहार शरीफ में है उदंतपुरी विश्वविद्यालय, जिसकी निर्माण किसने करवाया था, गोपाल ने। याद रखना, गोपाल ने बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। अब आया धर्मपाल। धर्मपाल ने भी अपनी धर्म निभाया और विक्रमशिला भागलपुर में एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया, धर्मपाल। यानी कि गोपाल जी बनवा रहे हैं क्या, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, तो धर्मपाल आए, अपने भी धर्म निभाए और भागलपुर में क्या किए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की निर्माण करवा दिया, ठीक है। और ये जो धर्मपाल है एक और धर्म निभाने चले गए, क्या किए, एक और धर्म निभाने, त्रिपक्षीय युद्ध में ये भी भाग ले लिए। बार बार आ रहे हैं त्रिपक्षीय युद्ध, बस एक बार और एक वंश को और पढ़ाने दो, उसके बाद बताएंगे, ठीक है। तो त्रिपक्षीय युद्ध में कौन भाग ले रहा है, याद रखना कौन कौन भाग ले रहा है, फिर बाद में पूछेंगे। यहाँ ले रहा है धर्मपाल और यहाँ ले रहा है ध्रुव। राष्ट्रकूटों में ध्रुव ले रहा था, यहाँ पे ध्रुव ले रहा था त्रिपक्षीय युद्ध में, और पाल वंशों में कौन था, धर्मपाल। धर्मपाल जो है त्रिपक्षीय युद्ध में भाग ले रहा है। अब लास्ट पढ़ेंगे देवपाल। देवपाल जो है अरब यात्री है, अरब यात्री मतलब देवपाल के दरबार में एक अरब यात्री आ रहा है जिसका नाम है सुलेमान। सुलेमान एक अरब यात्री आ रहा है किसके दरबार में, देवपाल के। ये जो बंगाल का जो क्षेत्र था ना उसको रोहमा बोला, रूहुमा यानी क्वेश्चन सीधे पूछ देगा कि बंगाल को रूहुमा किसने कहा था, तो सुलेमान ने कहा था। और सुलेमान है कौन, एक अरब यात्री है जो किसके दरबार में आ रहा है, देवपाल के दरबार में आ रहा है। समझ गए। अब सेकेंड संस्थापक कहा जाता है महीपाल को। यानी कि देवपाल के समय थोड़ी सी पाल वंश धीरे धीरे डाउन होने लगता है, यानी कि राजाओं निरंकुश राजा या अयोग्य शासक होने लगे थे। लेकिन महीपाल आया तो फिर से ये क्या किया, पाल वंश को मतलब फिर से उसका निर्माण करना शुरू किया। फिर से उस महीपाल के समय में पाल वंश फिर से आगे बढ़ने लगा, तो इसलिए महीपाल को सेकंड पाल वंश का संस्थापक भी माना जाता है। समझे। महीपाल को सेकंड पाल वंश का संस्थापक कहा जाता है, लेकिन उसका भाग्य खराब था। राजेंद्र प्रथम के बारे में कल बताए थे कितना खतरनाक था। वही राजेंद्र प्रथम बताए थे कि वो क्या किया कि बंगाल में गया, बंगाल में जाके महीपाल को मन भर पीट पाट के वहाँ के पीट लिया मन भर। तो महीपाल पूछा कि महाराज हम तो हारिए गए, ये बताइए कि हमारे पर आक्रमण काहे किए हैं, बंगाल पर कब्जा करने के लिए, क्या करने के लिए किए। बोला कुछ नहीं, हम आए थे गंगा जल वहाँ से लेने के लिए। मतलब बंगाल से गंगा नदी निकलता है ना, बिहार ये क्या बोलते हैं गंगोत्री से निकलकर पूरे भारत के यूपी बिहार पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश होते हुए बंगाल खाड़ी में मिल जाता है। पूरे भारत में 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है और बिहार में 445 किलोमीटर लंबाई है गंगा की। ये चीज़ें ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो भी आएगा, वो भी समझ आएगा, ठीक है। तो ये महीपाल को भानपुर के कौन हराया था, राजेंद्र प्रथम हरा दिए थे। महीपाल बेचारा क्या किया, पाल वंश को फिर से शुरू किया और वही बाद में फिर हार गया, क्योंकि राजेंद्र प्रथम खतरनाक राजा थे। कल के वीडियो में इसको डिटेल समझा चुका हूँ, फिर बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो महीपाल के पास ये लास्ट शासक आ रहा है मदनपाल खत्म हो गया, ठीक है। अब आ रहा है सेन वंश।
सेन वंश एकदम छोटा सा है, इसको देख लो। सेन वंश का संस्थापक जो है विजय सेन है, ठीक है, बस याद रखना सेन वंश का संस्थापक विजय सेन। उसके बाद बल्लभ सेन जो है, बल्लभ सेन के दरबार में एक जयदेव नामक विद्वान रहते थे। जयदेव ने क्या लिखा? गीत गोविंद नामक, गीत गोविंद की रचना किसने किया? जयदेव ने किया। जयदेव किसके दरबार में थे? जयदेव जो बल्लभ सेन के दरबार में थे, ये सेन वंश के शासक थे। बल्लभ सेन कौन थे? सेन वंश के शासक। इनके दरबार में जयदेव रहते थे और जयदेव ने किसकी रचना की? गीत गोविंद की रचना की, ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद जो शासक आ रहा है प्रतिहार। प्रतिहार कौन सा शासक आ रहा है? प्रतिहार आ रहा है। इसके बाद अगला शासक जो है प्रतिहार आ रहा है। प्रतिहार है कौन? प्रतिहार जो अगला शासक है, इसके संस्थापना कौन कर रहा है? नागभट्ट ने किया। किसने किया स्थापना? प्रतिहारों की स्थापना किसने किया? नागभट्ट ने। उसके बाद अगला शासक आ रहा है वत्सराज। वत्सराज क्या कर रहा है? त्रिपक्षीय युद्ध में भाग ले रहा है। अब आ गया एक बार और त्रिपक्षीय युद्ध। त्रिपक्षीय युद्ध में कौन भाग ले रहा है? प्रतिहार से कौन ले रहा है? वत्सराज। और पाल में किसने लिया था? पाल में यहाँ भी जस्ट बताया है किसने लिया था? त्रिपक्षीय युद्ध में भाग किसने लिया था? धर्मपाल। हाँ, अपनी धर्म निभाया था, अभी बताएं। धर्म निभाने के चक्कर में इसने भी त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया। और ये क्या राष्ट्रकूटों में किसने लिया था? ध्रुव ने लिया था। यानी कि त्रिपक्षीय युद्ध में राष्ट्रकूट से आ रहा है ध्रुव, पाल वंश से आ रहा है धर्मपाल, और यहाँ पे क्या बोलते हैं? प्रतिहार से कौन आ रहा है? प्रतिहार से आ रहा है वत्सराज। ये त्रिपक्षीय। अब समझो त्रिपक्षीय युद्ध है क्या। यहाँ पे बेहतर तरीका से मैप समझो। ये मान के चलो हमारा भारत हो गया, ठीक है, हुआ ना जी, ये भारत हो गया, ये हम लोग का भारत हो गया, ठीक है, ये लगभग भारत हो गया, भारत मतलब दक्षिण भारत हो गया, ठीक है, हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे थे कौन? प्रतिहार। यहाँ पे थे प्रतिहार, यानी कि प्रतिहार लिख देते यहाँ पे। यहाँ पे थे प्रतिहार, समझे कि समझे? यहाँ पे थे प्रतिहार, समझे। और यहाँ पे जो था पाल शासक। अभी बताएं कि बंगाल में जो था पाल शासक था, यहाँ पे मान के चलो पाल, यहाँ पे थे पाल। और नीचे में जो थे यहाँ पे थे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट बताए थे चालुक्य का, चालुक्यों को हरा के ये बने थे। चालुक्य जो वातापी चालुक्यों को हराने के बाद ये राष्ट्रकूट आए थे। तो राष्ट्रकूट जो था ये कहाँ था? नीचे में था, ठीक है, समझ आए कि समझे? अब एक बार पढ़ाए थे कि हर्षवर्धन के बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। हर्षवर्धन जो था कहाँ का शासक था? कन्नौज का शासक था। और हर्षवर्धन के बाद मैं बोला था कि हर्षवर्धन के मरने के बाद उत्तर भारत पूरी तरह से शांत पड़ गया, यानी कि उसकी तरह कोई भी योग्य शासक उत्तर भारत में नहीं आया। तो ये जो कन्नौज का जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था ना, कन्नौज, ये वाला क्षेत्र है कन्नौज, अब ये खाली पड़ गया था किसके मरने के बाद? हर्षवर्धन के मरने के बाद। जब ये मर गया हर्षवर्धन ना, तब क्या हुआ कि प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट शासकों ने इनमें होड़ लग गई। होड़ मतलब हो गया कि बेचैनी हो गई इस पर कब्जा करने के लिए, इस पर कब्जा करने के लिए। तो इधर से प्रतिहार बढ़ा, ठीक है, इधर से प्रतिहार बढ़ा। कौन बढ़ा? इधर से प्रतिहार। कौन बढ़ा? इधर से बढ़ रहा है प्रतिहार, ठीक है। और इधर से बढ़ रहा है पाल शासक। इधर से कौन बढ़ रहा है? पाल। और इधर से बढ़ रहा है कौन? राष्ट्रकूट। इधर से बढ़ रहा है राष्ट्रकूट। ये तीनों जो शासक है, ये होड़ लग गई तीनों को किस पे कब्जा करने के लिए? कन्नौज पे कब्जा करने के लिए। कन्नौज, याद रखना, कन्नौज पर कब्जा करने के लिए ये तीनों वंश के जो शासक थे एक दूसरे में मतलब इधर कब्जा करने के लिए लड़ाई करना शुरू की। ये जो लड़ाई जो है, यही लड़ाई को बोला गया त्रिपक्षीय युद्ध। क्या बोला गया? त्रिपक्षीय युद्ध। ठीक से समझो, त्रिपक्षीय युद्ध ये लगभग 100 वर्षों तक चला। 100 वर्ष तक चला, 100 वर्ष तक चला त्रिपक्षीय युद्ध, ठीक है। मतलब इसके भी वंश आते गए लड़ते गए, इसके भी वंश आते गए लड़ते गए, इसके भी वंश आते गए लड़ते गए। इधर से था प्रतिहार, किधर साइड में? गुजरात साइड में। पाल शासक किधर था? या आपको बंगाल साइड में था। राष्ट्रकूट नीचे दक्षिण भारत के साइड में था राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट, पाल शासक और प्रतिहार ये तीनों लड़ रहे थे किस लिए? कन्नौज पे कब्जा करने। क्यों? क्योंकि कन्नौज पर हर्षवर्धन मर गया था। अब हर्षवर्धन के मरने के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं था उत्तर भारत में, इसलिए ये लोग सोचे कि इस पर जाकर कब्जा कर ले। तीनों ससुरा अपने में खूब काटाकुटी किया लो, मुर्गा की तरह लड़ता था लो। तीनों खूब लड़ने लगा लो, कभी ये जीतता था, कभी ये जीतता था, कभी ये जीतता था। ये पाल वाला तो खैर ससुरा कभी जीतवो नहीं किया। पाल वाला सबसे ज्यादा हार किसी की हुई इस युद्ध में। मान लो 100 साल तक युद्ध चलते रहा, मतलब हर एक साल होता था, फिर ठंडा था, फिर होता था, फिर ठंडा था, फिर लड़ता था लो। तो सबसे ज्यादा हार ये ससुरा सबका हुआ। पाल शासकों का सबसे ज्यादा हार हुई। किसके हुई सबसे ज्यादा हार? और राष्ट्रकूट जो है, राष्ट्रकूट ये सबसे ज्यादा जीता, मैंने बार बार जीत जाता था। मैंने एक साल जीता, फिर तले युद्ध हो गया, फिर उसके बाद से हई जीत गया, फिर दूसरा का साल हई जीता, कभी कभी 2 साल तक रहता। मैंने ज्यादा बार जीता राष्ट्रकूट, लेकिन अंतिम बार जीत गया, यानी लास्ट जब युद्ध खत्म हुआ तो प्रतिहार जीत गया।
यानी 100 साल तक युद्ध चला रहा था। लास्ट में जो लास्ट युद्ध जो हुआ होगा उसमें प्रतिहार की जीत हो गई, उसके बाद युद्ध नहीं हुआ। यानी कि अंतिम विजय किसकी हुई? प्रतिहारों की विजय हुई। सर्वाधिक जीत किसकी हुई? राष्ट्रकूटों की जीत हुई। सर्वाधिक हार किसका हुआ? पाल शासकों का हुआ। पाल वाले को तो साहब छाल छाल छील दिया, चलो मार मार के, समझ आया किसमें? पाल शासकों क्या कह लो, सबसे ज्यादा हार इसका हुआ। प्रतिहार जो है लास्ट में जीत गया, और राष्ट्रकूट जो है सर्वाधिक बार जीत हासिल किया था, लेकिन अंतिम बार वो क्या हुआ? जीत नहीं सका। अब समझ आया किस वजह? राष्ट्रकूट ये त्रिपक्षीय युद्ध क्या है? अब वही नाम जो बता रहे थे कि प्रतिहार का कौन था, यहाँ भी बताएं कि प्रतिहार का जो है वत्सराज, यहाँ आया वत्सराज, प्रतिहार का जो था वत्सराज, जो त्रिपक्षीय युद्ध में ले रहा है। पाल वंश का कौन था? धर्मपाल, कहाँ गया? ये है धर्मपाल, जो त्रिपक्षीय युद्ध में भाग ले रहा है, ये वत्सराज था। और ये राष्ट्रकूट का कौन था? राष्ट्रकूट को बताए थे यहाँ पे, राष्ट्रकूट का ध्रुव है कि नहीं? यही चीज बोल रहे थे कि लास्ट में बताएंगे, बड़ी बेहतर तरीके से समझाएंगे। त्रिपक्षीय युद्ध क्या है? त्रिपक्षीय युद्ध जब हर्षवर्धन के मरने के बाद कन्नौज जो था खाली पड़ गया, कन्नौज क्योंकि कोई भी योग्य शासक नहीं था, इस कारण राष्ट्रकूट, पाल वंश और प्रतिहार के शासकों ने उस कन्नौज पर कब्जा करने के लिए तीनों तरफ से आए और आपस में लड़ने लगे, आपस में कटाकुटी करने लगे, ठीक है, मुर्गा की तरह लड़ने लगे कि हम रहेंगे, हम कब्जा करेंगे, हम कब्जा करें। ये युद्ध लगभग 100 सालों तक चला, 100 वर्षों तक चला। इसमें सर्वाधिक हार पाल शासकों की हुई, इतना बड़े हारा कि पूरी तरह से पाल जो है तहस नहस हो गया। इसी युद्ध में लड़ते लड़ते पूरा जो उसका साम्राज्य बर्बाद हो गया। और सर्वाधिक जीत राष्ट्रकूटों को हुई, लेकिन अंतिम विजय जो है प्रतिहारों ने ले लिया। समझिएगा, समझिए, प्रतिहारों ने क्या किया? अंतिम विजय ले लिया। अब एक छोटा सा लास्ट टॉपिक बच गया है, ये चौहान वंश, ठीक है। तो चौहान वंश छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाया जाएगा, क्योंकि फिर से कंट्रोवर्सी हो जाएगा। सिस्टम को चेंज करना है तो सीधा तरीका है, क्वेश्चन बदल दो, ऑटोमेटिक बच्चे पढ़ने लगेंगे। इतने बेवकूफ़ है, जानबूझकर ये लड़ाई झगड़ा करते, ये क्या बोलते हैं, हीरो के नाम तो बोलना ही बेकार है। बहुत सारे उसके फैन हो गए तो उनको दिल पे लग जाएगा, ठीक है। तो छोड़ो, कौन क्या बोल रहा है उसी को मतलब नहीं है। देखो, तुम लोगों को भी पता है कि मुगल काल से, मुगल वंश से 4-5 क्वेश्चन रहते हैं। तो एक ही चैप्टर से अगर क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा यूपीएससी में, बीपीएससी में, या और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें से इसी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, तो कौन बेवकूफ़ है जो मुगल वंश को नहीं पढ़ाएगा? मुगल वंश से क्वेश्चन पूछना छोड़ दो, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछना छोड़ दो। चलो, कोई पढ़वे नहीं करेगा? कोई पढ़ेगा मुगल वंश को? कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि कोई बच्चा इतिहास को चाटने थोड़े बैठा है। हर एक बच्चे थोड़े कि इतिहासकार ही बनेगा, लेकिन इतिहास को सबको पढ़ना है, क्योंकि जनरल कंपटीशन निकालना है, आपको जॉब करना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जिस चैप्टर से क्वेश्चन आता है उसी चैप्टर पे बच्चे ज़्यादा फोकस करते हैं। सच ईमानदारी से बताओ, कौन ये दक्षिण भारत को इतना बढ़िया से पढ़ रहा होगा? मैं खुद वीडियो बना रहा हूँ, मैं खुद जानता हूँ। ये ऑफलाइन क्लास में बच्चे खुद नहीं पढ़ते, ऑनलाइन की तो बातें छोड़ो, ठीक है। ये दक्षिण भारत को इतना उन लोगों को बोरिंग लगता है, कहते हैं लोग कि सर क्या कि ये तो, जबकि मैं इतना शॉर्ट में कहानी की तरह समझाता हूँ तब जाकर, और इसको लगूंगा डेट ईस्वी सन के साथ समझाने तो पूरा उड़ जाएगा। अभी तो सिर्फ कहानी की तरह समझा रहा हूँ, तब बहुत सारे बच्चे बोर हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछता है तो किसी भी बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब दक्षिण भारत से या हिंदू राष्ट्र वंशों से क्वेश्चन खूब पूछना शुरू कर दे, जाहिर सी बात है एकदम पढ़ेगा। लो, मराठा से पूरा क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे, चौहान वंश से पूरा पृथ्वीराज के बारे में पूछना शुरू कर दे, जितने भी राजपूत वंश है उससे पूछना क्वेश्चन शुरू कर दे, खाली क्वेश्चन उसी से पूछे ना। देखो, सब बच्चे दक्षिण भारत के बारे में पढ़ेंगे, सब बच्चे हिंदू राष्ट्र वंश के बारे में पढ़ेंगे, कहीं नहीं पढ़ेंगे भाई, जॉब निकलना है, पागल थोड़े कि नहीं पढ़ेगा। लोग मुगल वंश से 5 क्वेश्चन दे देता है तो कौन छोड़ देगा यार मुगल वंश को? तो ये जानबूझकर चलता है। ये अलाउद्दीन खिलजी क्वेश्चन दे देगा, सबको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी से सल्तनत काल से एक क्वेश्चन रहेगा। अब उसके चक्कर में मध्यकालीन पढ़ो। अगर सल्तनत काल से क्वेश्चन नहीं पूछता तो मध्यकालीन पढ़ने की जरूरत ही नहीं था, उसको हम लोग स्किप करके आगे चल जाते, आधुनिक भारत में चल जाता, ठीक है। तो ये चौहान वंश को थोड़ा बढ़िया से पढ़ लिया जाएगा, नहीं तो बहुत सारे के दिल पर चोट लग जाती है, थोड़ा सोच समझ के पढ़ाना पड़ता है। ये ऑफलाइन में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, थोड़ा सा दिल पे लग जाती है बात को, तो सबको लेके चलना है, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, तो ये चौहान वंश को नेक्स्ट वीडियो में बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। यहीं पे इसको वीडियो खत्म किया जाता है। तो फिर से मिलेंगे दूसरे क्लासरूम में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।